हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो हैं डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेजर इश्यूज, एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। और लास्ट टॉपिक हमारा इलास्टिक इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब हम पहले देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। द वर्ड क्लाउड रेफर्स टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। जो हमारा क्लाउड एक वर्ड है वो हमारे को नेटवर्क या इंटरनेट की तरफ दर्शाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रिमोट सर्वर्स का यूज करती है इंटरनेट पर टू स्टोर, मैनेज और एक्सेस डेटा ऑनलाइन रेदर देन लोकल और फिजिकल ड्राइव। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रिमोट सर्वर इंटरनेट पर यूज करती है, जैसे कि ऑन द गो हम किसी भी टेक्नो यूजर्स को किसी भी एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। वो हमारा रिमोट सर्वर पर स्टोर होता है। जो क्लाउड होते हैं उसको हम रिमोट सर्वर्स बोलते हैं टू स्टोर, मैनेज और एक्सेस डेटा, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यानी अब डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ये सारे मैनेज में हो जाते हैं। एक्सेस डेटा, हम डेटा को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोकल और फिजिकल ड्राइव को स्टोर करते थे उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें लोकल और फिजिकल ड्राइव में इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कर सर्वर्स पर अपलोड कर सकते हैं अपने डेटा और डायरेक्टली वहीं मैनेज कर सकते हैं। डेटा कैन बी एनीथिंग सच एज फाइल्स, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो एंड मैनी मोर। तो डेटा जो हमारा यहाँ पर जो हम क्लाउड में स्टोर करते हैं वो हमारा कुछ भी हो सकता है। फाइल्स हो सकती हैं किसी भी तरीके की, पीपीटी, वर्ड, टीएक्सटी फाइल्स, ये कुछ भी इस तरीके की कोई भी फाइल हो सकती है। इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, ये सब हो सकते हैं। तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहला है AWS और Amazon वेब सर्विसेज, दूसरा है GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तीसरा है एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, एक प्लेटफॉर्म है जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है। तो रिसोर्सेज कैन ऑटोमेटिकली बी प्रोवेनाइज्ड विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिसोर्सेज क्या ऑटोमेटिकली उसको अवेलेबल करवा दी जाती है। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है और किसी यूज़र को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिकली वो उसे प्रोवाइड करी जा सकती हैं। यहाँ पर विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, तो ह्यूमन की वहाँ पे नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। रिसोर्स पूलिंग, रिसोर्स पूलिंग इज अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी असाइन टू द यूजर एज पर देयर नीड। तो रिसोर्स पूलिंग वही है कि हम वहाँ पर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हैं एज पर यूजर की नीड को, उसको हम रिसोर्स पूलिंग कहते हैं। जैसे कि अभी किसी बंदे को 32 GB रैम की क्लाउड में ज़रूरत है, तो वहाँ पर और अब उसके पास 16 GB अवेलेबल है, तो 16 GB क्लाउड और उसे प्रोवाइड करवाएगा एज पर यूजर नीड, एज पर देयर नीड। तीसरा है कंपेटिबिलिटी। क्लाउड सर्विसेज क्या है कि वो हर जगह से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और हर डिवाइस में वो अवेलेबल है। हमारे स्मार्टफोन में अवेलेबल होता है, हमारे लैपटॉप में अवेलेबल होता है, हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, वर्क स्टेशन पर अवेलेबल होता है। कंपेटिबिलिटी इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौथा हमारा रिलायबिलिटी। क्लाउड कैन रन ऑन मल्टीपल सर्वर एंड इज ऑटोमेटेड टू रन इवन इफ वन सर्वर फेल्स। तो क्लाउड हमारा जो होता है वो मल्टीपल सर्वर्स पर काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक सर्वर हमारा फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा ताकि हमें वहाँ से सर्विसेज मिलती रहे। ईजी मेंटेनेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि द सर्वर आर इजीली मेंटेन एंड देर ओकेजनली लिटिल टू नो डाउन टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वर इजीली मेंटेन हो सकता है और यहाँ पे डाउन टाइम बहुत कम होता है। और क्वेरी जो हमारी रेज होती है वो 24/7 इनकी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। तो सिक्योरिटी हमारा लास्ट है। और क्लाउड सर्विस ऑफर एनहांस सिक्योरिटी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी हमें ज़्यादा मिलती है। वी कैन एक्सेस डेटा इवन इफ वी लॉस आवर पर्सनल डिवाइस। अगर हमारा पर्सनल डिवाइस खो जाता है तो हम तब भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर। तो अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है कॉस्ट सेविंग। इसमें क्या होता है कि ये हमारे कॉस्ट को बचाता है, क्योंकि हमें किसी भी यूज़र को फिजिकल ड्राइव में अपना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारा एक कॉस्ट सेविंग हो जाता है। बैकअप एंड रिस्टोर डेटा। डेटा को हम क्लाउड पर बैकअप कर सकते हैं और जब हमें को ज़रूरत पड़े हम उसे वहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तीसरा, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, लिमिटलेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यूजर को जितने स्टोरेज की जरूरत पड़ती है वो उतना स्टोरेज वहां पर यूज कर सकता है। चौथा, हाई स्पीड। वी कैन डिप्लॉय आवर सर्विसेज फास्टर इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो यहाँ पर सर्विसेज हम इनकी फास्ट होती हैं। हम यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेटा को हम डिप्लॉय कर सकते हैं डायरेक्ट सर्वर पर बहुत ही कम
मतलब कुछ क्लिक्स में बहुत जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब वही। डेटा सिक्योरिटी, डेटा यहाँ पर हमारा सिक्योर रहता है क्योंकि हमारा डेटा मल्टीपल क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है। अगर एक सर्वर वहाँ पर हमारा फेल भी होता है तो दूसरा सर्वर जो है उसे यूज करके हम अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर डेटा लॉस बहुत कम चांसेस होता है डेटा लॉस का। छठा है रिलायबिलिटी। यहाँ पर क्या, ऑलवेज गेट इंस्टेंटली अपडेट अबाउट द चेंजेस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर कोई भी क्लाउड सर्वर में चेंजेस हो रहा है तो वो हर यूजर को, जिसने उसकी सर्विसेज जो ले रहा है, यूज कर रहा है, उसको इंस्टेंटली अपडेट्स मिल जाते हैं। मोबिलिटी, डेटा कैन बी इजीली एक्सेसिबल एट द रिमोट लोकेशन यूजिंग क्लाउड सर्विस। मतलब वही कि डेटा को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं रिमोट लोकेशंस पर, यानी जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है, हमारे पास स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, ये सब कंप्यूटर्स अवेलेबल है, वहाँ रिमोट लोकेशन पर हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज की मदद से। तो अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला है रिक्वायर्स इंटरनेट। तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है हमें, अगर क्लाउड सर्विस से कोई भी डेटा को एक्सेस करना है, स्टोर करना है, मैनेज करवाना है, तो इंटरनेट रिक्वायर चाहिए। दूसरा टेक्निकल इशू। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है क्या है कि उसमें टेक्निकल इश्यूज, वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो टेक्निकल इश्यूज वहाँ पर आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आउटेज हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजीज। लैक ऑफ सपोर्ट तीसरा है। यहाँ पर इनसफिशिएंट असिस्टेंट मिल सकता है क्योंकि यूजर को सबसे ज्यादा एफएक्यू पे डिपेंड रहना पड़ता है या ऑनलाइन हेल्प पे। यहाँ पर हर क्लाउड सर्विसेज अपना वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते कि तुम कस्टमर केयर के कॉल पे नंबर पे डायल करो, वहां से बात कर लो क्या दिक्कत। ये सब यहाँ पर सर्विसेज नहीं मिलती। चौथा सिक्योरिटी। क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड अडॉप्शन रिस्क एक्सपोजिंग सेंसिटिव कंपनी डेटा टू पोटेंशियल हैकर ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। तो क्लाउड अडॉप्शन अडॉप्शन रिस्क होता है कि यहाँ पर हमारा जो कंपनी का डेटा सेंसिटिव, अगर इसमें थर्ड पार्टी का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ डेटा के ट्रांसमिशन में, तो यहाँ पर हमारे जो हैकर्स हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को चुरा सकते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स वो आ जाते हैं। पांचवा डाउन टाइम। तो हमारा डाउन टाइम में क्या होता है कि क्लाउड प्रॉब्लम्स कैन स्टॉप अस फ्रॉम यूजिंग एप्स एंड डेटा, इट्स अ बिगर इशू इफ वी रिलाई ऑन जस्ट वन प्रोवाइडर। तो इसमें क्या होता है कि हमारे को, एक यूजर को वो एप्स और डेटा को यूज करने से रोक सकता है अगर यूजर किसी एक प्रोवाइडर पर ही डिपेंडेंट रहता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें पहला है सिक्योरिटी इशू। इसके अंदर आते हैं 5। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा थेफ्ट, सिक्योरिटी ऑन वेंडर लेवल, सिक्योरिटी ऑन यूजर लेवल, और पांचवा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी में क्या होता है कि जब डेटा क्लाउड पर होता है तो कोई भी बंदा कहीं से उस डेटा को क्लाउड से एक्सेस कर सकता है। तो क्लाउड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि वो सेंसिटिव डेटा है या कॉमन डेटा है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा उस डेटा को एक्सेस कर सकता है जो सेंसिटिव डेटा है। तो यहाँ पर ये हमारा डेटा इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट आता है। डेटा थेफ्ट हमारा अगला है। इसमें जो क्लाउड वेंडर्स जो होते हैं ना, जिनकी क्लाउड सर्विसेज होती हैं, वो एक सर्वर बनाने की जगह जब उनके पास कम पड़ जाते हैं तो उनको उस दूसरे सर्वर को बनाने के बजाय वो दूसरे सिक्योरिटी वेंडर से सर्विसेज खरीदते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा थेफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि जब वो थर्ड पार्टी से एक सर्वर का एक्सेस खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का जो सर्विस है वो कैसी है, वहाँ पर उनके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे हैं, वेरिफिकेशन, ये सिक्योरिटी प्रोसेस कैसा है, ये सारा डेटा थेफ्ट के कॉन्सेप्ट में आता है। अब हमारा सिक्योरिटी ऑन वेंडर लेवल। तो इसमें क्या होता है कि वेंडर को जो है अपना जो सर्वर है उसको सिक्योर बनाना होता है एक्सटर्नल थ्रेट से, यानी जो बंदा कहीं एक्सटर्नल थ्रेट यानी हैकर हो गए, अटैकर्स हो गए डेटा के ऊपर, उन सब से इन्हें सर्वर को सिक्योर करना होता है। तो ये एक सर्वर इसमें आता है कि एक सर्वर तभी सही हो सकता है जब उसमें गुड सिक्योरिटी या बढ़िया सिक्योरिटी हो सके उस सर्वर के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑन यूजर लेवल। सिक्योरिटी ऑन यूजर लेवल क्या है कि इसमें यूजर अपने सर्वर, अपने अकाउंट जो उसने अक्वायर कर रखा है वेंडर से, उसके ऊपर वो अपनी कितनी सिक्योरिटी दे रहा है। जैसे आजकल के में हमारे पास हर अकाउंट के ऊपर 2F है, 2 वेरिफिकेशन लगाने का ऑप्शन है, तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करता है उस अकाउंट के ऊपर। तो ये हमारा सिक्योरिटी ऑन यूजर लेवल है कि उस यूजर पे डिपेंड करता है कि उसके अकाउंट की सिक्योरिटी कितनी है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारा लास्ट इसमें पांचवा है, जिसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जब होस्ट से यूजर की तरफ, यानी सर्वर से यूजर के बीच में ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, वो डेटा का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, वैलिडेशन नहीं हो पाता, वो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट मेजर इशू है क्लाउड कंप्यूटिंग का डेटा इशू। इसमें 5 आते बहुत हैं, लेकिन मेन 5 जो होते हैं: डेटा लॉस, डेटा लोकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सेग्रीगेशन, डेटा डिलीशन।
तो डेटा लॉस में क्या होता है कि जब वेंडर के पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होता है कि उसको फिर वो सर्वर या और सर्विसेज बंद करनी पड़ती है, तो वहाँ पर जितने भी यूजर का डेटा होता है वो सारा लॉस हो सकता है। डेटा लोकेशन, यहाँ पे क्या है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब कस्टमर को और वेंडर्स को खुद पता नहीं है कि किसका डेटा कहाँ पर है, और यूजर को ये नहीं पता उसका डेटा कौन सा सर्वर पर लोकेटेड है। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर यूजर का डेटा हो सकता है, तो ये डेटा लोकेशन की इशू आ गई। डेटा इंटीग्रिटी हमारा आ गया कि यहाँ पर डेटा का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। अगर यूजर किसी सर्वर पर डाल रहा है और वो सर्वर अनट्रस्टेड है, तो यहाँ पर हमारा डेटा इंटीग्रिटी नहीं है, क्योंकि डेटा का ऑथराइजेशन नहीं हो पाता, वैलिडेशन नहीं हो पाता। डेटा सेग्रीगेशन होता है कि जब हमारे वो सर्वर्स में यूजर के डेटा के बगल में किसी और यूजर का डेटा होता है, तो वहां पर ये डिफिकल्ट हो जाता है बताना कि कौन सा डेटा कौन सी यूजर का है और कौन से पर्टिकुलर यूजर का है। तो डेटा सेग्रीगेशन का इशू ये हो जाता है। डेटा डिलीशन का ये है कि जब वो अपना यूजर को डेटा की जरूरत नहीं है और वो डिलीट कर देता है, तो प्रोवाइडर भी अपने एंड से उस डेटा को डिलीट कर देता है और उसके पास भी कोई कॉपी नहीं होती, तो डेटा का यहाँ पर रिकवरी नहीं हो सकता अगर एक बार डेटा डिलीट हो जाए तो अब हमारा इसमें तीसरा है लैक ऑफ एक्सपर्टीज। यहाँ पर एक्सपर्टीज बुरा हो सकता है अगर वो डेटा सर्वर का मेंटेनेंस बुरा हो सकता है अगर स्पेशलाइज इंजीनियर को हमने उस सर्वर को मेंटेन करने के लिए नहीं रखा, तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट क्लाउड, यहाँ पे ये बहुत डिफिकल्ट है एक प्राइवेट क्लाउड को बनाना फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, कॉस्ट बहुत है। फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें क्या होता है कि अगर किसी सर्वर पर कुछ गलत हो जाए या कुछ वो एरर आ जाए किसी सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पर ये अपने आप को फिक्स नहीं कर सकता जब तक कोई यूजर उसको आके फिक्स ना करते। तो इसमें क्या होता है कि इसके कारण वो सर्विस हमारी स्मूथली नहीं रन हो सकती, तो यहाँ पर एक फॉल्ट टॉलरेंस हमारा आ जाता है मेजर इश्यूज में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होता है, डेवलप एंड टेस्ट में होता है, यहाँ पर हम किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके उसका टेस्ट कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए होता है, जैसे हम पबजी खेल रहे हैं, बीजीएमआई खेल रहे हैं, वैलोरेंट खेल रहे हैं, लीग ऑफ लेजेंड्स खेलते हैं, तो सारा डेटा डायरेक्टली सर्वर से ही हमारे को दूसरे बंदे के साथ, दूसरे यूजर के साथ, प्लेयर के साथ हमें मैच करवाने में हेल्प करता है, तो पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही होता है। वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस में हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है, डिजास्टर रिकवरी में होता है। अब हमारा कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। पहला, सर्विस कंज्यूमर, जो यूज करेगा उस क्लाउड सर्विस, तो इसमें हमारे तीन आते हैं, मोबाइल क्लाइंट्स, थिन क्लाइंट, थिक क्लाइंट। मोबाइल क्लाइंट्स वो जो सर्वर से डेटा को मोबाइल, स्मार्टफोन या अपने किसी भी पर्सनल डिवाइस से एक्सेस करते हैं। थिन क्लाइंट वो जिनके पास वो अपना डेटा फिजिकल ड्राइव में अपने पास वो रखते ही नहीं है, कोई कॉपी नहीं होती, और डायरेक्टली वो डिपेंडेंट रहते हैं सर्वर और क्लाउड के ऊपर। थिक क्लाइंट्स में वो जो अपना डेटा क्लाउड पर तो रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पास उसकी फिजिकल कॉपी हार्ड ड्राइव में या डिस्क ड्राइव में रखते हैं। दूसरा हमारे पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा यूजर को, कस्टमर को। तीसरा, इंटरनेट मीडियम, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए इंटरनेट चाहिए। चौथा, डेटा सेंटर, जहाँ पर यूजर अपना डेटा स्टोर करता है, वो डेटा सेंटर होने चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लाउड सर्विसेज। हमारे पास तीन तरीके की क्लाउड सर्विसेज होती है, SaaS, PaaS, IaaS। SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, P होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और I होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो SaaS देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज अ वे ऑफ डिलीवरिंग एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि हम एप्लीकेशन यूज करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं यूजर को और कस्टमर को इंटरनेट पर एज अ सर्विस। इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, यू सिंपली एक्सेस इट विया द इंटरनेट। तो इसमें हमें इंस्टॉल और मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती सॉफ्टवेयर को, इसमें हम डायरेक्टली इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें यूजर अपने आप को कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैनेजमेंट से अपने आप को फ्री रखता है। SaaS provider handle tasks such as maintenance, updates, and scalability, allowing user to use the software without the complexity of traditional installation. तो जो SaaS के प्रोवाइडर्स होते हैं, वो इस टास्क को मेंटेन करते हैं, टास्क को हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस आ जाता है, अपडेट आ जाता है, उसकी स्केलेबिलिटी आ जाती है, जिसमें यूजर इसको डायरेक्टली यूज कर सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टॉलेशन। इसमें होता है, इंस्टेड ऑफ यूजर इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर ऑन देयर डिवाइसेस, दे एक्सेस द एप्लीकेशन थ्रू द वेब ब्राउजर।
तो इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस हो सकता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल होते हैं गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट का 365 एंड सेल्सफोर्स। तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट है पास पैस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडिंग अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जिसमें हम एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं यूजर और कस्टमर को। सिंप्लीफाइंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, पास ऑफर्स द टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है यूजर को। पास एब्स्ट्रैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर अलाउइंग डेवलपर टू फोकस ऑन कोडिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो इसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर वो काम करता है जिसमें यूजर डायरेक्टली कोडिंग और उसका डिप्लॉयमेंट कर सकता है। इससे पीछे का जो बैकएंड होता है उसमें यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसमें डायरेक्टली आप आओ, कोडिंग करो और सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो, उतना ही काम है। इट इंक्लूड्स मिडलवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड डेटाबेस नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये हमारा इसमें होता है मिडलवेयर होता है, डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क होता है और डेटाबेस होता है जिसके थ्रू एप्लीकेशन डेवलप हो सकती है। पैस प्रोवाइडर मैनेज अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। तो जो पैस के प्रोवाइडर्स होते हैं वो सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग को मैनेज करते हैं। PaaS प्लेटफॉर्म ऑफ्टन ऑफर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन। तो जो PaaS प्लेटफॉर्म है वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है यूजर को, जिससे उनका जो सॉफ्टवेयर है वो इसके बढ़ सके, आगे जा सके और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन सके। इसका हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विस एंड हीरोकू। तो अब हमारा लास्ट क्लाउड सर्विस है EaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल प्रोवाइडिंग वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज encompassing virtual machines, storage and networking। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो वर्चुअल कंप्यूटर्स रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है यूजर और कस्टमर को, जिसके अंदर हमारा वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग आ जाती है। यूजर्स कैन रेंट वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर on a pay-as-you-go basis, eliminating the need for physical हार्डवेयर और ओनरशिप। यूजर क्या कर सकता है, वो वर्चुअल हार्डवेयर को रेंट कर सकता है पे एज यू गो, मतलब जितना वो पे करेगा उतने हार्डवेयर उसके पास वर्चुअली आ जाएंगे जितने के लिए वो पे करेगा। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल हार्डवेयर की ओनरशिप और उसकी कॉस्ट नहीं उतनी नहीं आती, यानी कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, पे एज यू गो पे काम करता है। EaaS offers flexibility enabling user to scale resources based on their need। तो ये EaaS क्या करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है डेवलपमेंट में। इसमें जो यूज़र है वो अपने आप के रिसोर्सेज को स्केल कर सकता है, मतलब उसको जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी वो वहाँ पे पे करके उतनी और ले सकता है। मतलब अगर उसके पास 8 GB उसने पे करके ले रखा है और उसको 16 GB रैम की ज़रूरत है, तो क्या करेगा वो 8 GB रैम के लिए और पे करेगा, तो वर्चुअली उसके पास 16 GB रैम टोटल आ जाएगी। ऐसे करके काम करता है। यूजर्स रिटेन कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज अलाउइंग द हाई कस्टमाइजेशन। तो यूजर क्या कर सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है एप्लीकेशन और सर्विसेज पे, जिससे वो कस्टमाइजेशन उसकी बहुत हाई हो जाती है वर्चुअलाइज सिस्टम के अंदर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में। इट रिलीव्स द बर्डन ऑफ मैनेजिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज द EaaS प्रोवाइडर हैंडल्स द हार्डवेयर टास्क। तो इसमें यही है, हमारे को फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सारा काम वर्चुअली होता है। तो इसमें हमारे को फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारे पास इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे अमेजोन वेब सर्विस, EC2, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन एंड गूगल कंप्यूट इंजन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग में इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर हम ग्राफ देख सकते हैं। पहला है क्लस्टर कंप्यूटिंग जो 1980s में आया था, फिर ग्रिड कंप्यूटिंग है जो 1990 में आया है, फिर अगला यूटिलिटी कंप्यूटिंग है जो 2000s में आया है, फिर सैस पैस ये का कॉन्सेप्ट आया था 2005 में, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आया 2007 के बाद। तो पहले हम क्लस्टर कंप्यूटिंग देख लेते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1980 में आया था। क्लस्टर कंप्यूटिंग में होता क्या है, कंप्यूटर जो है वो हाई स्पीड बैंडविड्थ या नेटवर्क से कनेक्टेड कर दिए जाते हैं, जिससे वो सिंगल कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, तो उसमें सिंगल कंप्यूटिंग बहुत फास्ट हो जाती है। द टास्क इन क्लस्टर कंप्यूटिंग आर परफॉर्म कंक्यूरेंटली बाय ईच कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज नोड। तो इसमें जो टास्क है क्लस्टर कंप्यूटिंग में वो एक ही टाइम पर रन करते थे सारे कंप्यूटर्स में, जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं।
न्यू नोड्स कुड बी इजीली एडेड टू द क्लस्टर इफ इट वाज नीडेड। तो इसमें क्या है, नए कंप्यूटर्स को हम डायरेक्टली इंटरनेट से ऐड कर सकते थे एक एंड पे, अगर उसकी जरूरत पड़ती थी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ द कॉस्ट was solved to some extent, but the problem related to the geographically restrictions still retained। तो इसमें क्या है कि जो ज़्यादा हद तक की कॉस्ट की सेविंग थी वो हो सकी, उससे हम कुछ टाइम तक सॉल्व तो कर सके, लेकिन जो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब अगर इंडिया में ही क्लस्टर कंप्यूटिंग का सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रखा है तो इंडिया तक ही काम करेंगे, वो अलग अलग रीजन्स में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेजेस था। तो नेक्स्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट केम इन 1990। तो 1990 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। ग्रिड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें वो क्लस्टर कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, जिसका मतलब है कि इट मीन्स दैट डिफरेंट सिस्टम्स वर रिप्लेस्ड एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड वर ऑल कनेक्टेड विया इंटरनेट। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर से रखे गए और उनको इंटरनेट से जोड़ दिया गया, कि जिसमें से जियोग्राफिकल जो प्रॉब्लम थी, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दी गई। दिस सिस्टम बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड थस ग्रिड कंप्यूटिंग इज हेट्रोजीनियस। तो इसमें क्या है कि जो सिस्टम जो रखे गए थे अलग जगह पर, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थे। तो इसमें जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो हेट्रोजीनियस काम कर रहा था, सारे सिस्टम्स अलग अलग है तो हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट आ गया। इट मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग बट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स रेज्ड अ न्यू प्रॉब्लम। इसने क्लस्टर कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी जियोग्राफिकल वाली, लेकिन जो नोड्स की डिस्टेंस थी वो नई प्रॉब्लम बन गई। तो नेक्स्ट कंप्यूटिंग का टाइप है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। Utility computing is a model in which computing resources are provided to the customer based on specific demand। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग 2000 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंप्यूटर के यानी कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता था जैसे उनकी डिमांड होती थी। द सर्विस प्रोवाइडर चार्जेस एग्जैक्टली फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ द फ्लैट रेट। इसमें क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर था वो उतनी ही सर्विस के चार्ज लगाता था जितना एक यूजर को कस्टमर को चाहिए। इसमें कोई फ्लैट रेट नहीं होता था, जैसे कोई इस पे फिक्स्ड ही रेट है। रेट इसमें रेट वेरिएबल होता था, ऊपर नीचे होते थे, जितना उसको सर्विस चाहिए उतना ही रेट रहेगा। इट प्रोवाइड्स द यूजर कंपनी क्लाइंट और द बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड द स्टोरेज द डेटा स्टोरेज कैन बी टेकन फॉर रेंट एंड यूज। तो इसमें क्या है कि ये यूजर कंपनी क्लाइंट को इन सबको उनके बिजनेस नीड के हिसाब से इसमें डेटा स्टोरेज को लिया जा सकता था, रेंट करा जा सकता था और उसे यूज किया जा सकता था। तो अब हमारा अगला क्लाउड कंप्यूटिंग था SaaS PaaS yes, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और जो लास्ट हमारा अभी 2007 में फाउंड हुआ था वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो लास्ट अभी जो चल रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये डायग्राम में हमने दे रखा, जैसे ये फ्रंट एंड है जो क्लाइंट या और यूज़र देख सकते हैं, वो है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंटरनेट से बैकएंड पे कनेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रन टाइम क्लाउड चालू होता है कि फिर वो कैसे सर्विस प्रोवाइड करना है, वो रन टाइम का है, रियल टाइम में सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। फिर वो स्टोरेज से डेटा फेच करते हैं, फिर पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे आता है। ये मैनेजमेंट और सिक्योरिटी हमारा पूरा बैकएंड में काम करता है। तो ये बहुत ईजी है आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके एग्जाम में आने का, तो ये देख लेना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटेशन टाइप इन विच मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। तो ये एक हमारा कंप्यूटेशन टाइप है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर जो होते हैं वो मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इंस्ट्रक्शंस एंड आर सॉल्व कॉन्क्रेंटली। जो इसमें प्रॉब्लम होती है, टास्क होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है और उसके बाद उन सारे पार्ट्स को सॉल्व किया जाता है, एक तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर। द मेन रीजन फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग इज टू एग्जीक्यूट कोड एफिशिएंटली। जो इसका मेन रीजन है पैरेलल प्रोग्रामिंग यूज करने का, उसमें क्या है कि कोड को ये बहुत इफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि पैरेलल प्रोग्रामिंग सेव्स टाइम, टाइम बचती है इसमें, टाइम बहुत बहुत बचता है इसमें, अलाउइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ पैरेलल एप्लीकेशन इन शॉर्टर टाइम। तो वही बहुत फास्ट कर देता है, तो बहुत कम टाइम लगता है। पैरेलल कंप्यूटिंग का ये मेन रीजन होता है यूज करने का। फिर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग देख लेते हैं। सेव्स टाइम एंड मनी एज मैनी रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर विल रिड्यूस द टाइम एंड कट पोटेंशियल कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि टाइम और मनी को ये बचाता है, जिसमें क्या है कि कई सारे रिसोर्सेज एक साथ काम कर रहे होते हैं,
तो जो टाइम और उसका जो कॉस्ट है उसको बचा देते हैं, सेव करते हैं। इम्प्रैक्टिकल टू सॉल्व लार्जर प्रॉब्लम ऑन सीरियल कंप्यूटिंग। जो बड़े बड़े टास्क होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सीरियल कंप्यूटिंग में एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है एक तरीके से। तो इसीलिए उसको वहाँ पर हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, फिर उनको सॉल्व करके सोल्यूशन दे देता है। टेक्स एडवांटेज ऑफ नॉन लोकल रिसोर्सेज व्हेन द लोकल रिसोर्सेज आर फाइनाइट। तो क्या है कि ये नॉन लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करता है, उनका एडवांटेज होता है जब इसके पास लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। सीरियल कंप्यूटिंग वेस्ट द पोटेंशियल कंप्यूटिंग पावर। जो सीरियल कंप्यूटिंग है वो कंप्यूटिंग पावर की जो पोटेंशियल है उसको वेस्ट करता है, क्योंकि वो उतना फास्ट काम नहीं कर पाता बड़े प्रॉब्लम्स पर। तो इसके कारण क्या है, पैरेलल कंप्यूटिंग मेक्स बेटर वर्क ऑफ द हार्डवेयर। जो पैरेलल कंप्यूटिंग है वो हार्डवेयर पर बहुत अच्छा यूज़ कर लेता है हार्डवेयर का। तो अब हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। डेवलपिंग पैरेलल एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। तो पैरेलल कंप्यूटिंग को बनाने के लिए पैरेलल एल्गोरिथम और पैरेलल प्रोग्रामिंग का जो डेवलप यूज़ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। स्केलेबिलिटी challenges. When for achieving good scalability in parallel computing can be difficult as number of processing unit increases. नंबर ऑफ जो प्रोसेसर्स है वो जैसे इंक्रीज होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट जैसे इंक्रीज होगी, तो जो परफॉर्मेंस है वो एक टाइम के बाद बॉटल नेक करना शुरू कर देती है, तो जिसकी वजह से इसकी स्केलेबिलिटी वो लिमिटेड हो जाती है। कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग अ पैरेलल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड कैन बी एक्सपेंसिव। तो क्लाउड में हमें जब इसका इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस करना पड़ता है पैरेलल कंप्यूटिंग का, ये बहुत महंगा पड़ जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस लास्ट है। हैंडलिंग फॉल्ट एंड एरर्स इन पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सीक्वेंशियल सेटिंग। तो इसमें क्या है कि फॉल्ट्स और एरर को जो हैंडल करना होता है पैरेलल कंप्यूटिंग में वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सीक्वेंशियल सेटिंग्स में जो सीक्वेंशियल कंप्यूटिंग होती है उसमें फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ईजी रहता है इसके मुकाबले। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। डेटाबेस एंड डेटा माइनिंग में यूज़ होता है, रियल टाइम सिमुलेशन ऑफ सिस्टम्स में यूज़ होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एडवांस्ड ग्राफिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में यूज़ होता है पैरेलल कंप्यूटिंग का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। मल्टी कंप्यूटर्स कोलैबोरेटिंग टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है एक सिंगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Distributed compute system refers to a system where processing and data storage is distributed across multiple devices or systems rather than being handled by a single device. The whole system acts as a single computer. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर प्रोसेसिंग और जो डेटा स्टोरेज है वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। कोई भी एक इसका फिक्स प्लेस नहीं है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी, तो जिसके कारण ये मल्टीपल डिवाइसेस और सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो इसमें एक सिंगल डिवाइस इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करता। तो जो इसमें जब फाइनल हमारा सबको ऐड करके सम अप किया जाता है तो होल सिस्टम एक्ट्स एज अ सिंगल कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म टास्क, शेयर रिसोर्सेज विद नो सिंगल डिवाइस सर्विंग एज अ सेंट्रल हब। जो ये डिवाइसेस जो अलग अलग जगह पर हैं, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, वो सब एक दूसरे को अपना टास्क और रिसोर्स शेयर करती रहती हैं टू परफॉर्म एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल डिवाइस है वो सेंट्रल हब की तरह काम नहीं करती, वो कोई भी दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं करती। सारे डिवाइसेस एक साथ मिलकर अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और टास्क को परफॉर्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है जहाँ पर रिसोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं इंटरनेट पर और उन्हें ऑन डिमांड एक्सेस किया जा सकता है। तो अब हम एडवांटेज देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। स्केलेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्केलेबल होते हैं क्योंकि उसमें नए डिवाइसेस को बहुत इजीली ऐड किया जा सकता है नेटवर्क पर, जिससे हमारी प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। रिलायबिलिटी। ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो दूसरे सिस्टम से उस काम करवाया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या आता है, इनको हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और रिकॉन्फ़िगर यानी अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। अगर हमारे को इन फ्यूचर कोई भी कंप्यूटेशन में कोई चेंज करना है तो उस चेंजिंग नीड को मैच करने के लिए हम इसको रिकॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अब हमारा आता है डिसएडवांटेज। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है
क्योंकि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस और सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है मैनेज करने के लिए। सिक्योरिटी इसमें एक इशू है, क्योंकि सिक्योरिटी हमें सारे डिवाइसेस को सिक्योर रखना पड़ेगा, तो मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है हर डिवाइसेस के पास। परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है इसकी एज ए प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस और सिस्टम। जैसे प्रोसेसर और डेटा स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे अलग अलग डिवाइसेस पर, अलग अलग जगह पर, मल्टीपल डिवाइसेस में, उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है। अब हमारा एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड का ही एक पार्ट है, टाइप है, जो हमारे रिसोर्सेज को यूजर के पास डिलीवर करवाने में काम आता है। जिसमें हम क्या क्या डिलीवर करवा सकते हैं, कंप्यूटिंग पावर हो गई, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गई इंटरनेट की मदद से। पीयर टू पीयर नेटवर्क्स आर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम that is used to share resources such as file and computing power among यूजर। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसके जिसके यूज से हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फाइल हो गई, कंप्यूटिंग पावर हो गई, यूजर के बीच में, यूजर के पास। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है कि मैनी मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम सच एज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, कई मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम है जैसे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का यूज करती हैं टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस और सिस्टम। तो इसका यूज किया जाता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा स्टोरेज को अलग अलग डिवाइसेस और सिस्टम्स में डिलीवर करवा सकते हैं, उसके किसी टास्क के परफॉर्मेंस के लिए, किसी को परफॉर्म करवाने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो पहला डिफरेंस हम देख लेते हैं, मैनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। इसमें क्या है, मल्टीपल ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक ही साथ परफॉर्म किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में सिस्टम कंपोनेंट्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। तो इसमें जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पर लोकेट करे जाते हैं। दूसरा है, सिंगल कंप्यूटर की जरूरत होती है पैरेलल कंप्यूटिंग में, यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स की जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटेड में। मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, पैरेलल कंप्यूटिंग में मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो कई सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं प्रोसेसर। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल कंप्यूटर्स परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। फिर फोर्थ हमारा पॉइंट है, इट मे हैव शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। जो पैरेलल कंप्यूटिंग है उसमें शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी भी हो सकती है। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में बस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ही हो सकती है। और लास्ट पॉइंट हमारा, प्रोसेसर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू बसेस। बस के थ्रू यानी कनेक्शन के थ्रू सारे प्रोसेसर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड में कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ मैसेज पासिंग, यहाँ पर मैसेज पासिंग का यूज होता है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 1 में, इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इलास्टिसिटी refers to the ability of a system or infrastructure to automatically and dynamically scale resources up or down based on the demand। तो इलास्टिसिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में कि वो किसी सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर को पे ऑटोमेटिकली या डायनेमिकली उस पर जो रिसोर्सेज की नीड होती है, जो डिमांड होती है, उसको ऑटोमेटिकली अप या डाउन, यानी जितनी उसे चाहिए उतनी, या और जितनी उसके पास अब नीड नहीं है उसको वहाँ से हटा देना, ये काम इलास्टिसिटी में होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिप्रेजेंट्स द एलोकेशन एंड डीलोकेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इन वेरिंग वर्कलोड। जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेज के एलोकेशन और डी एलोकेशन में, जैसे जैसे वहाँ पर उसका वर्कलोड चेंज होता रहता है कंप्यूटिंग का। Elasticity aims at matching the amount of resources allocated to the service with the amount of resources required। तो इलास्टिसिटी का ज़्यादातर एम रहता है कि वो मैच करके चले कि जो रिसोर्सेज का अमाउंट है, जो उसका अमाउंट है, वो उतनी उस सर्विस को एलोकेट करी जाए जितनी उस सर्विस को रिक्वायर्ड है, जितनी अमाउंट की रिसोर्स है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेन इलास्टिसिटी में कि ओवर प्रिजनिंग और अंडर ओवर प्रोविजन और अंडर प्रोविजन को अवॉइड किया जा सकता है, किया जाए। तो ओवर प्रोविजन हम देख लेते हैं, ये रेफर करता है एलोकेटिंग मोर रिसोर्सेज देन रिक्वायर्ड। तो इसमें वही ओवर प्रोविजन में कि ज़्यादा रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर देना जितनी उसकी नीड होती है, उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड कर देना, तो इसको अवॉइड करा जाना चाहिए। फिर है हमारा अंडर प्रोविजनिंग, इसमें क्या आता है, इट रेफर्स टू एलोकेटिंग फ्यूअर रिसोर्सेज देन रिक्वायर्ड। जितनी रिसोर्सेज की कंप्यूटिंग को नीड है उससे
कम उसको एलोकेट करना, तो इसको तो अवॉइड करना चाहिए इसको भी। तो अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, कन्वीनियंस होता है, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी रहती है, बैकअप एंड रिकवरी होता है, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होती है, लिमिटेड कंट्रोल होता है इसका, डिपेंडेंसी एंड वेंडर लॉक इन होता है, और इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी। तो यहीं पर हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।